हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ओमसी कोचिंग में। गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसा कि हमने कल जहां तक सीखा था, आज हम उसके आगे की बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या कल सीखा था, और अपनी तरफ से आप रिवाइज करते चलिए। बस 2 मिनट लगेगा, उसके बाद हम आगे सीखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आखिरकार कूलाम ने कैसे सोचा होगा कि जो ये बल है वो आवेश पर कैसे निर्भर करने लगा है। और उन्होंने एक मुझे फार्मूला दिया, F बराबर C Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फिर यहां से आपने बताया इस C का मान माध्यम पे निर्भर करता है। अगर ये बात एयर की करेगा तो इसका मान 9 × 10⁻⁹ होगा। मात्र किसका होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसके बाद आपने कहा यदि माध्यम बदलता है तो फिर उसमें एक नया नाम आता है जिसको आपने नाम दिया था परावैद्युतांक। ये किसके बराबर होता है? ये होता है एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिख देते हैं एप्सिलॉन r। फिर इसमें आपने एक और फार्मूला पढ़ा था, एफ नॉट बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हमने लिख दिया था कि न्यूमेरिकल में ये बहुत सारे इसमें बनते हैं। फिर यहां से आप कह सकते हैं एफ मीडियम बराबर एफ नॉट अपान के। एक ये बताया था आपको कि यदि माध्यम बदलेगा, y के लिए मैंने बताया था 1.0002, कई बुकों में लिखा है 1.006, और एयर के लिए ये y के लिए है, सॉरी एयर y के लिए है, और वैक्यूम के लिए तो 1.0000, और अन्य माध्यम के लिए 1 से बड़ा ही रहेगा। अन्य माध्यम के लिए 1 से बड़ा ही रहेगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अन्य माध्यम में जाने पर जो बल होता है वो कम हो जाता है। बताया था मैंने आपको। यहां तक की चर्चा हमने कल कर रखी थी। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कूलाम के नियम के कुछ कारक किस पर वो निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर नहीं करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल उस पर बनते हैं, तो उसको भी आज हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं गुरुत्वाकर्षण बल में और वैद्युत बल में डिफरेंस। डिफरेंस तो कई हैं, पर मुख्यतः जो है उस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बस एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, किस किस में हम बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम में, कूलामीय बल में, कूलामीय बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में। तो पहला, बस वैसे मैं आपको एक बार चर्चा में बता दे रहा हूं, कूलामीय बल, या आप इसको एक और नाम देते हैं वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल, और ये रहा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। मुझे बताइए, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये आवेश के कारण, आवेशों के कारण। कैसे सर? Q1 Q2, तो आवेशों के कारण उत्पन्न होगा ये, या आप कह सकते हैं आवेश पे निर्भर करता है। तो ये किसके कारण? तो आपने कहा ये द्रव्यमान के कारण, ये द्रव्यमान के कारण। आप अपने तरफ से भी अपने मन में सोचते चलिए कि आखिरकार क्या क्या इनमें समानता होगा, क्या क्या अंतर होगा। कैसे आएगा एग्जाम में? कहेगा दोनों में 2 समानताएं लिख दीजिए या दोनों में 2 अंतर लिख दीजिए। अंतर लिखना आसान है, पर समानताओं में कठिनाई होती है। तो समानता ज्यादा ध्यान रखिए, अंतर तो आप बता सकते हैं पर समानता बहुत कठिनाई है। ये तो इनके अंतर चल रहा है। दूसरा क्या कह सकते हैं? दूसरा हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो कूलामीय बल होता है ये माध्यम पर निर्भर करता है। बताया था मैंने आपको, माध्यम बदलेगा तो बल बदल जाएगा। माध्यम पर निर्भर, और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। एक तीसरा, तीसरा तीसरा देखिए क्या होता है। आपने कहा था कूलामीय बल में फार्मूले में आता है, यहां मैं फार्मूला लिखता हूं, F बराबर C Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो क्या बता सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल में क्या आता है? बोलो भाई। G
m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं दोनों में आर स्क्वायर आ रहा है, तो सॉल्व ऐसे क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं ना व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो दोनों ही चाहे वो कुलाम्बीय बल हो चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों में ही आर स्क्वायर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये भी इजी चल रहा है तो बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसमें आप वही लिख लीजिए। और सोचिए क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या समानताएं इसमें हो सकती हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल सॉल्ट है, ये होता क्या है समझते हैं। यदि मुझे एक बात बताइए आप, मैंने आपसे कहा ये है Q1 ये है Q2। आज हम सीखेंगे कूलाम के सदिश रूप, कूलाम का सदिश रूप, जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल में सदिश रूप सीखे थे बिल्कुल वैसा ही। तो आपको ये बातें वहां भी मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बार देखिए, ये है Q1 ये है Q2, मान लो दोनों प्लस है। मैं आपसे कहूं कि ये इस पर कितना बल लगाएगा और किस दिशा में लगाएगा, क्यों, क्योंकि कौन सी राशि है, सदिश। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ये भी सदिश राशि है ये भी सदिश राशि है, बल है ना। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट समानता नहीं है, क्योंकि वैसे ही दिख रहा है दोनों बल है, तो इसको लिखना ठीक नहीं है। ये Q1 इस Q2 पर बल किस दिशा में लगाएगा, कितना लगाएगा वो तो पता है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आगे सी, लेकिन किस दिशा में लगाएगा, तो किस दिशा में लगाएगा, तो इस अगर ये प्लस है ये इसको धक्का देगा, लेकिन ध्यान रखना किस दिशा में बोल रहा हूं, देखना ये जो लाइन है जो इनको जोड़े हुए है दोनों आवेशों को, अगर वो आवेश यहां है तो ये रही वो लाइन जो इन दोनों को जोड़ा है, अगर आवेश यहां है तो ये है वो लाइन जो इनको जोड़ रखा है। तो इनका जो बल की जो डायरेक्शन जो दिशा होती है वो इसी पर होगी, इसी की लाइन में होगी। अगर Q2 Q1 पर बल लगाता है, अगर ये प्लस है तो ये इसको इस दिशा में धक्का देगा, ऐसा नहीं कि इसको इधर देगा या इधर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है Q1 चाहे Q2 पर बल लगाए, Q2 चाहे Q1 पर बल लगाए, लेकिन इनके बीच जो जोड़ने वाली रेखा है उसी पर बल लगेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं केंद्रीय। इसलिए यहां मैं आपको बताना चाहूंगा ये केंद्रीय बल है। तो सॉल्ट है ये कौन सा बल है, तो ये भी वही सब भाई, आप बताइए ना, ये रहा M1 ये रहा M2, ये रहा इनके बीच बल, कुछ इस तरीके से लाइन ज्वाइन करेंगे ना। अच्छा, तो केंद्रीय बल की बात हो गई। और एक और बात इसको आप लिख लीजिएगा, एक और बात समझिए। तो केंद्रीय बल का मतलब समझ पाए आप। एक और जो बात है वो ये है कि जो आपका कुलाम्बीय बल होता है, फार्मूले में आपने किया 1/4πε0 × K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो आवेश के कारण बताया, ये द्रव्यमान के कारण बताया, ये माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अब आप सोचिए, आपने पढ़ा था संरक्षी बल, संरक्षी बल आपने सीखा है कि संरक्षी बल क्या होता है। तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में, मैं यहाँ पर इसका आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे ये बताइएगा इस दोनों में संरक्षी बल कौन से हैं और कौन से नहीं है। दोनों हैं इस तरीके से। और केंद्रीय बल की मैंने परिभाषा बता दी। अब आप सोचिए कि इसमें कौन केंद्रीय बल है और कौन केंद्रीय बल नहीं है। ये तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई है रहा, ठीक। अगर आप मुझे बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा कर दूंगा, बस 1 मिनट लगेगा मुझे बताने में। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मुझे ये बताना है कि इन दोनों में केंद्रीय बल कौन सा है, मुझे ये बताना है कि इन दोनों में संरक्षी बल कौन सा है। केंद्रीय बल की क्या परिभाषा है, यदि उनके बीच जो बल लगेगा उनकी जोड़ने वाली रेखा पर ही लगेगा तो उसी को हम नाम देते हैं केंद्रीय बल, ठीक है। संरक्षी बल किसे कहते हैं, तो संरक्षी बल उसे कहेंगे जिस बल द्वारा, जैसे जिस बल द्वारा हम कार्य करेंगे, कार्य वर्क डन का फार्मूला होता है F × D। अगर वो पथ पर निर्भर नहीं करता, किसी भी रास्ते से जाइए, वर्क डन अगर हमारा सेम आता हो उस बल के द्वारा, तो उसी को हम नाम दे देते हैं संरक्षी बल। ये आप समझिए, मैं इसको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, तो आप सोचिएगा अगर आपको समझ में आता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए मैं यहाँ आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। एक और इसमें आप बता सकते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल आकर्षण का होता है, केवल आकर्षण का।
केवल आकर्षण का बल, केवल आकर्षण बल। लेकिन जो आपका ये कुलामीय बल होता है ये तो वही दोनों होता है। अगर प्लस माइनस है तो आकर्षण, प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण, या माइनस माइनस है तब भी प्रतिकर्षण। ये तो चार चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब इसमें आप देख लीजिए समानता कौन सी है, अंतर कौन सा है। दो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, तो कुल मिलाकर 6 लोग हो जाएंगे, मतलब 6 समानता अंतर मिलाकर हो जाएगा। तो आप उन दोनों को आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम सीखने ये वाले हैं कि आखिरकार कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत है, और इसको सीखने से क्या इफेक्ट पड़ेगा न्यूमेरिकल में या थ्योरेटिकल की बातों में। तो सीखते हैं हम वेक्टर फॉर्म, कूलाम के नियम का सदिश रूप। और अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो आप 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, उस 2 लाइन में आपको बताना कि संरक्षी कौन है और कौन असंरक्षी है, या दोनों संरक्षी, असंरक्षी भी होता ना। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कूलाम के नियम का सदिश रूप। एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल हैं, उस न्यूमेरिकल में आपको एफ दिया है, Q1 Q2 दिया है, आर पूछ रहा है, इस तरीके के सवाल दिए हुए हैं। तो सवालों का जो कुछ लोग कहते हो सवालों का जिक्र मैं लास्ट में करूंगा, जब मेरे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इकट्ठा सवाल को सॉल्व करवाऊंगा एनसीईआरटी के। बीच बीच में सॉल्व कराएंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं वहां इकट्ठा आपको सॉल्व करूंगा। ठीक, आगे देखिए। अब हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश रूप। सॉल्ट सर होता क्या है और मतलब क्या है इसका। ये रहा वेक्टर फॉर्म। वास्तव में ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे होता ना स्टेबल होना, अस्थाई होना। जैसे मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, या कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, या कोई व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, वास्तव में देखा जाए तो वो स्टेबल होने के लिए कर रहा है, अस्थाई होने के लिए कर रहा है। तो सॉल्ट है, इससे वहां का क्या रिलेशन है। कूलाम का जो नियम है वास्तव में एक वैद्युत बल के बारे में बताता है, और वैद्युत बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार सदिश राशि से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से फैक्टर हैं इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका अस्थाई जो रूप है वो वेक्टर फॉर्म ही है, इसलिए हम इसको ज्यादा सीखेंगे। देखिए होता क्या है। तो ये रहा आपके पास एक चार्ज Q1 और ये रहा आपके पास चार्ज Q2। वास्तव में इसके 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म है। तो आपके एग्जाम में ये सबसे बड़े क्वेश्चन में 3 नंबर में भी आ सकता है, तो आपको तीनों फॉर्म लिखने पड़ेंगे। शायद 5 अंक आता है, एचएस लेवल अलग अलग अंक के होते हैं। फिलहाल इसके 3 फॉर्म है, हम 1 बाय 1 सभी को सीखेंगे। और देखिएगा आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। ये Q1 है, ये Q2 है। तो एक बात तो मैंने आपसे बता दी कि इन दोनों के बीच जो बल लगता है ना, वो उनकी रेखा पर लगेगा, जो जोड़े रखा है इनको जो जोड़े रखा है। अब पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला F कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। मत लिखिएगा, भूलना मतलब इसको जरूर लिखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे। आगे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये तो मेरे हिसाब से सबको याद हो गया होगा भाई, सबको याद हो गया होगा, दूरी आ रहा है। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब देखिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये पता करूंगा आखिरकार ये Q1 इस Q2 पर कितना बल लगाता है, या ये जो Q2 है ये Q1 पर कितना बल लगाता है। ठीक है, और मैं देखूंगा किस डायरेक्शन में लगाता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो 1 है ये 2 को क्या करेगा। अगर दोनों पर कोई चार्जिंग तो प्लस प्लस मानेंगे, तो ये जो 1 है इस 2 को इस तरफ धक्का देगा, इस डायरेक्शन में। ये रहा F। ये Q2 इस Q1 को क्या करेगा, तो इस दिशा में इसको धक्का देगा। ये रहा। आप समझिए मेरी बात को। ये रहा। अब सवाल था सर दोनों एफ ही एफ दिख रहे हैं, तो मुझे इन दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाया जाए। तो अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए।
कई राइटरों ने, जैसे आप अगर पुरानी बुक पढ़ेंगे तो कई राइटरों ने इसको एक और फॉर्म में लिखा है, तो मैं दोनों फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ और दोनों का मीनिंग भी बता दे रहा हूँ। पर अब जो राइटर लिखने लगे हैं, अब जो नए राइटर आ गए हैं, उन्होंने इस मेथड को बदल दिया है और वो आपके लिए बहुत इजी हो गया है। समझिए क्या बताया मैंने, मतलब समझिए। यहां देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इस वन ने इस टू पर बल लगाया ना, इस वन ने इस टू पर बल लगाया, तो जिस पर बल लगाया उसको पहले लिखो, जिसने बल लगाया उसको बाद में लिखो। तो क्या लिख दिया हमने, F21। अब आखिरकार ऐसे राइटरों ने क्यों सोचा होगा, इसलिए क्योंकि देखिए मेरी बात को, जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद आता हो, जैसे मैं लिखता हूं, कहीं कहीं आपने सुना हो, जैसे मैंने लिखा हूं V12, तो आप इसको लिखते हो V2 माइनस V1, ऐसा ही कुछ लिखते हो। मतलब ये मैं कह रहा हूं, यहां लिखते हो आप फाइनल और यहां लिखते हो आप इनिशियल, कोई नंबर हो, फाइनल में से इनिशियल, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हो। तो ऐसा ही उन्होंने कुछ सोचा होगा। तो ये हमारा अंतिम पॉइंट है, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग की है, तो इसको पहले लिख दिया। ये मेरा प्रारंभिक पॉइंट है, इसको बाद में लिख दिया। पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ते हैं बाई ऑन, सॉरी ऑन, इसको पढ़ेंगे ऑन, मतलब किस किस पर बल लग रहा है, इसको पढ़ेंगे बाई, सिंपल, बाई ऑन। ठीक है। कई बुकों में लिखा है 1 ऑन 2, कई बुकों में ऐसा लिखा है 2 ऑन 1, 1 ऑन 2, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मुझे क्या बता सकते हैं यहां क्या बोलेगा वो, मुझे बताओ यहां क्या बोलेगा, आप बोलते चलिए। यहां बोलेंगे 1 2, 1 2 बोलेंगे और ऊपर लगा देंगे वेक्टर, वेक्टर क्यों, क्योंकि जब तक ये वेक्टर नहीं लगाया इसका मतलब ये एक अदिश राशि है, और जैसे ही वेक्टर लगा दिया इसकी पहचान दूसरी हो गई, एक सदिश राशि हो गई। अब आर में भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। आर को देखो कैसे लिखते हैं, आर को देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इस वन के कारण इस टू पर, तो देखो इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, इसको मैंने लिखा R21। अब मतलब देखिए पढ़ूंगा कैसे, देखो पहले से दूसरे पर आया, पहले से दूसरे पर आया, तो मुझे बताओ इसके कारण ये वाला जो, उसको क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा R12। कैसे पढ़ूंगा, दूसरे से पहले पर आया, दूसरे से पहले पर आया। ये कुछ क्लियर हो रहा है, देखिए देखिए फिर से बोल रहा हूं, ये क्या पढ़ोगे आप, इस वाले को क्या लिखा है, इसको सॉरी उल्टा हो गया, पहले से दूसरे पर आया, हाँ ऐसा ही है, दूसरे से पहले, पहले से दूसरे पर आया ना, पहले से दूसरे पर आया, पहले से दूसरे पर आया, तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे पहले, पहले से दूसरे पर आया, दूसरे से पहले पर आया। लास्ट में जो लिखना, याद करने का तरीका, लास्ट में जो लिखना वो रहेगा आपका फाइनल, सबसे आसान फाइनल रहेगा वो लास्ट वाला। ठीक है। अच्छा अब सवाल था सर इजी क्यों बन गया, पहले देखो पहले क्या होता था और अब क्या होता है, दोनों में फर्क देखिए। फिर कहीं समस्या होगी तो पूछिएगा मेरी बात को। फिर से देखिए मैंने क्या किया, इनके बीच ये वाला बल लग रहा है, इसकी लाइन ज्वाइनिंग में, मतलब इसकी रेखा में ही लग रहा है, इसलिए इसको हमने नाम दिया केंद्रीय बल। इस वन ने इस टू पर जो लगाया उसको हमने लिखा F21। मतलब क्या है सर, पहले के द्वारा दूसरे पर बल, दूसरे को सर क्या कह रहे हैं आप, दूसरे के द्वारा पहले पर बल। सर दूरी का क्या मतलब है, ये क्यों ऐसा लिखा आपने, क्या जरूरत इसकी आन पड़ गई, क्योंकि मैं किस तरफ चल रहा हूं ये भी मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां बोलना चाहूंगा आपको, ये जो आर है ये विस्थापन सदिश है। कौन सा है, विस्थापन सदिश। मुझे बात बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि विस्थापन और दूरी, तो आप कहेंगे विस्थापन एक सदिश राशि है, आपने सुना होगा ना विस्थापन सदिश, वो क्यों, या आप ऐसा इसको ऐसा भी लिख सकते, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ध्यान रखिएगा जो पोजीशन होती है, पोजीशन वो भी एक सदिश राशि होती है, उसकी भी एक डायरेक्शन, पोजीशन, पोजीशन स्थिति सदिश। मैथ में भी आप इसको पढ़ेंगे स्थिति सदिश। तो ये कौन सा, ये किसको क्या पढ़ेंगे, स्थिति सदिश, कि किस तरफ हम जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा मुझे बाजार जाना है और बाजार में कुछ मार्केट में कुछ सामान लेना है, तो मैंने कहा भैया इस सेठ जी की दुकान की, सेठ जी की दुकान किधर है, तो आपने कहा भैया ऐसा करिए आप बाजार में चले जाइए और बाजार में मिल जाएगा आपको दुकान। तो क्या वो मुझे सही स्थान पर पहुंचा पाएगा, बिल्कुल नहीं।
मुझे उसको मुझे बताना पड़ेगा कि बाजार में आप किस तरफ जाइए, किस दिशा में जाइए, किस स्थिति, तो स्थिति बता रहा हूं ना, इसलिए स्थिति कौन सी राशि है यहाँ पर, सदिश है, ठीक है। तो इसको स्थिति सदिश पढ़ेंगे। अब आगे समझिए, अब मैं इसको लिखने चल रहा हूं, देखिए बहुत इजी है, अब इसको मैं लिखने चल रहा हूं। पहले यहां लिख रहा हूं F21, पढ़ेंगे कैसे, बाई ऑन, फिर से बाई ऑन बराबर, ये तो वैसे ही चलेगा 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपान, अब यहां समझिए, यहां मैं लिखना चाहूंगा R21, एकदम इजी हो गया। पहले के राइटर क्या करते थे उसको भी सुन लीजिए, कई बुक पढ़ेंगे आप पुरानी तो आपको उल्टा दिखेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वहां इन्होंने क्या लिख दिया, वहां इन्होंने लिख दिया 1 2, तो सॉल्ट सर उन्होंने क्या, तो उन्होंने ये सोचा होगा इस 1 2 का मतलब कि पहले से दूसरे पर जा रहा हूं, मैंने ऐसी मीनिंग बनाई है पहले से दूसरे पर जा रहा हूं, इन्होंने ऐसी मीनिंग बनाई पहले से दूसरे पर जा रहा हूं, कहानी दोनों की एक ही है, बस उसको लिखने का तरीका उन्होंने बना दिया अलग। मेरी बात समझ रहे हैं, पर ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये इजी है, देखो ना 2 1 2 1 सिंपल। अच्छा, फिर यहां पर हम क्या लगा देंगे बोलो, स्क्वायर लगाएंगे, और यहां देखना यहां पर लगा रहे हैं वेक्टर, क्यों वेक्टर लगा रहे हैं, फिर से स्थिति सदिश, तो ये रहा वेक्टर। और मुझे बताओ क्या होता है यहाँ पर, बोलो स्क्वायर, और यहाँ पर देखना मैं क्या लगा रहा हूँ, मॉड। मॉड क्यों सर, क्योंकि मैं परिमाण लेना चाहता हूँ, परिमाण। अब साथ में इसको दिशा भी बतानी पड़ेगी, तो मैं साथ में देखो क्या लिख रहा हूं, आर, ध्यान दीजिएगा, कैप 2 1 2 1, मतलब देखिए ये क्या कर दिया सर आपने, मैंने कहा मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो आपने कहा किस दिशा में लगाया, तो मैंने कहा 10 न्यूटन पश्चिम लगाया, पश्चिम, तो लास्ट में मैं क्या लिखता हूं, दिशा। कोई भी सदिश राशि हो, दो लोग आएंगे, पहले उसका परिमाण आएगा, साथ में उसकी दिशा आएगी। कोई भी सदिश राशि हो, पहले उसका परिमाण आएगा, साथ में उसकी दिशा आएगी, और यहाँ पर दिशा कौन बता रहा है, स्थिति सदिश बता रही है, इसलिए ऐसा लीजिए। क्या ये बात आपको समझ में आई, आगे समझिए। तो कोई भी सदिश राशि में क्या क्या आएगा, परिमाण, फिर साथ में आगे दिशा आएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब मैं देखना क्या करने वाला, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप ध्यान से समझ लेंगे आप जीवन पर्यंत कभी भूलने वाले नहीं, आप मास्टर बन जाएंगे, किसी को समझा भी सकते हैं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये। आगे समझिए, अब मैं यहां देखो क्या लिख रहा हूं, आपने कहा सर कोई भी सदिश राशि हो, मैंने नाम दिया आर वेक्टर, यदि इसको प्रदर्शित करना है तो पहले परिमाण लिखो, तो सॉल्ट ऑफ परिमाण मतलब वेक्टर लगाओ, मॉड लगा दो, परिमाण हो गया। जैसे ये परिमाण है, सॉल्ट है, इससे काम चलेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, दिशा भी तो बतानी पड़ेगी। तुमने कहा आर क्यों, अरे ए ले लो ना, बुरा मानने की बात नहीं, ए ले लो, ये रहा परिमाण, साथ में दिशा। अब समझ में आ रही बात, एक फॉर्म तो आपका तैयार हो गया भाई, एक फॉर्म तो आपका तैयार हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं F1 2, इसको भी लिख लीजिए आप, 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपान R, ध्यान बोलिए क्या बोलेंगे, 1 2। मैंने इसको ही पूछेगा, कोई मास्टर पूछे भाई हमने तो ऐसा नहीं सीखा, पुराने राइटरों ने ऐसा सीख रखा है, तो पुराने राइटरों ने इसके पढ़ने का तरीका उनका दूसरा है, बाकी वही है, वेक्टर स्क्वायर, साथ में दिशा, दिशा तो लिखनी ही पड़ेगी 1 2। एक फॉर्म तैयार, तो एक अंक का आपका क्वेश्चन हो गया। इसको बताने में टाइम लग रहा है, बाकी आप देख रहे होंगे मैं वही लिख रहा हूँ जो सामने दिख रहा है, मतलब बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, एक फॉर्म तो आपका ये तैयार हो गया, तो सॉल्ट सर दूसरा भी फॉर्म है, बिल्कुल 3 फॉर्म है इसके, तो 2 फॉर्म तो आज सीख ही लेंगे, ये एक फॉर्म और अब इसका दूसरा फॉर्म समझते हैं। दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरे फॉर्म में मैं केवल सभी में वेक्टर रहेगा, कोई कैप अप नहीं रहेगा, कोई डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन रहेगी लेकिन ये कैप वाला जो फॉर्म है इसको हटा रहा हूं, सभी को वेक्टर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। सॉल्टा कैसे, इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से मैं यहां पहुंचूंगा, ठीक है। देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, फटाक से देखिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए यहीं पर समझ लीजिए। अब मैं इसी को हटाकर, यहां से देखकर बताइए मुझे, आर कैप, यहां मैं लिख रहा हूं
1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपान R वेक्टर टू 1 स्क्वायर इंटू साथ में R कैप को क्या लिखोगे, R वेक्टर टू 1 अपान मॉड ऑफ R वेक्टर टू 1 डिवाइड में चला आएगा ना। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर है, ये पावर 1 है, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा ये, बोलो भाई, क्यूब हो जाएगा ना। तो Q1 Q2 अपान R वेक्टर टू 1 क्यूब, सेम है ना क्यूब, और साथ में R वेक्टर टू 1, दोनों में अंतर है, ये है डायरेक्ट, ये बता रहा है पूरा आपका दिशा भी और मान भी, ये और ये क्या बता रहा है, केवल मान, परिमाण, ठीक है। अब इसी हिसाब से आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका तीसरा फॉर्म बताएंगे कि तीसरे फॉर्म में हमको क्या सीखना है। ये 2 फॉर्म मैंने आपको बता दिए, कहीं समस्या हो नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से सिखाएंगे इसको, कैसे मैंने ऑन किया, कैसे मैंने बाई किया। ये वेक्टर फॉर्म केवल 2 रूप है, अभी एक रूप और है, उसको भी हम सीखेंगे।